आज का टॉपिक है पीर रिव्यू। मैं आपको बताना चाहूँगा क्या है कि जो प्रैक्टिस में बंदे होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए प्रैक्टिस में होते हैं, उनके लिए मेनली मैं देख रहा हूँ कि अब पीर रिव्यू को क्या है फेज़ 1 2 3 4 करके मैंडेटरी कर दिया गया है। जो भी सीए फर्म्स वगैरह है, अब जैसे बैंक ऑडिट वगैरह करना है तो उनके लिए बोल दिया गया कि भैया आपको पीर रिव्यू कराना ही पड़ेगा, मैंडेट है। तो उसका मैंडेटरी के जो क्राइटेरिया है वो भी बोल दिया गया कि भाई इस तरीके से आपको कराना पड़ेगा। तो ये स्पेशली वीडियो सीए फॉर्म्स के लिए है, जो प्रैक्टिस में है सीए उनके लिए रहेगी, जो मेंबरशिप जिन्होंने ले लिया है। दूसरा, कुछ बच्चों को या आर्टिकलशिप में भी उनको एक्साइटमेंट रहती है कि यार पीर रिव्यू होता कैसे है, पीर रिव्यू में एक्चुअली में क्या रहता है, कैसे ऑडिट होती है, क्या स्टेप होते हैं, कैसे अप्लाई होता है इसके लिए, और पीर रिव्यूअर कौन होता है और कैसे ऑडिट करता है। उन सभी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं सीए साहुल गुप्ता आपको आज पूरी इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा मैं पीर रिव्यू के बारे में। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा, मैं ऐसे ही प्रैक्टिकल जो लाइफ के एग्जाम्पल हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच के जो भी ऑडिट के एग्जाम्पल्स वगैरह हैं, मैं सारा शेयर करता रहता हूँ। क्योंकि मैं अभी लेटेस्ट ही मैंने अपनी फर्म्स का कहते हैं पीर रिव्यू वगैरह कराया है, तो पूरी प्रोसेस मैंने करी है। उस पूरी प्रोसेस में मुझे पता लगा भाई पीर रिव्यूअर क्या देखता है, किस तरीके से फॉर्म्स वगैरह क्या होता है। तो इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा मैं अपने इस नोटबुक के अंदर जो मैंने पूरा नोट कर रखा है, पूरे का पूरा कंटेंट आपको, क्या फॉर्म्स होते हैं, सारे फॉर्म अप्लाई से लेके पूरे क्लोजर तक, ऑडिट रिपोर्ट भरने तक, कैसे रिव्यूअर ऑडिट रिपोर्ट पहुंचाता है आईसीआई को, वो सारी बातों को हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो मैंने इसे 1-2 मिनट में आपको पूरा का पूरा बता दिया, समराइज़ कर दिया इस वीडियो के अंदर। स्टार्टिंग क्या रहेगी, एंडिंग क्या रहेगी, मिडिल रहेगी। और प्रैक्टिकल वीडियो, जो भी मेरी प्रैक्टिकल चीज़ों को समझने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को पूरा एंड तक सुनना। तो आपको है ना पूरा ऐसा लगेगा पीर रिव्यू इस वीडियो को देखने के बाद दूसरी वीडियो पे नहीं जाना। मेरे को सारी नॉलेज यहाँ पर मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं यही आपके मुँह से सुनना चाहूँगा। और एंड में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक करके जरूर जाना। अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कि पीर रिव्यू वगैरह के अंदर होता क्या है। देखो, पीर रिव्यू के अंदर क्या है, मैं फॉर्म 1 2 3 करके लिए बताता चला जाऊँगा तो आप कंफ्यूज हो गए। तो मैं क्या है, जिस तरीके से प्रोसेस होती है मैं उस तरीके से फॉर्म्स का नाम लेता रहूँगा। देखो, सबसे पहले क्या है, जैसे जो कि सीए के मेंबर होते हैं, प्रैक्टिस में इन्होंने सीओपी वगैरह लिया रखा होता है, तो उनको क्या है कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी करनी होती है। और रिक्विजिट ट्रेनिंग करने के बाद, क्वालिफिकेशन लेने के बाद, अदर देन सीए तो वो है ही है, उसके लिए भी आर्टिकल क्वालिफिकेशन लेने के बाद फिर उसको क्या है अप्लाई करना होता है। तो फॉर्म 3 वगैरह भी उसको भरना होता है। फॉर्म 3 क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन कम डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर इम्पेनलमेंट एज अ पीर रिव्यूअर टू आईसीएआई। मतलब आपको एज अ पीर रिव्यूअर आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी आईसीएआई को, मैंने क्या भाई ये तेरी ट्रेनिंग कर ली है, इसी तरीके से सारी चीज़ें बता देना है और मैं पीर रिव्यू के लिए, फिर वो आपको पैनल में से आपको सेलेक्ट करेंगे, पैनलमेंट का लेटर देंगी और फिर आप एज अ पीर रिव्यूअर काम कर सकते हो, दूसरी फर्म के ऑडिट कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि पीर रिव्यू के लिए फर्म्स को, जैसे मेरे को मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरी फर्म है, मेरे को पीर रिव्यू कराना है अपनी फर्म का। तो मैं क्या करूँगा, एक फॉर्म जो मैं बोलता हूँ फॉर्म 1 एप्लीकेशन कम क्वेश्चनर टू बी सबमिटेड बाय द प्रैक्टिस यूनिट टू द आईसीएआई। इसका मतलब क्या है, मेरे को एक फॉर्म 1 भरना पड़ेगा एप्लीकेशन के तौर पे। जैसे हम एप्लीकेशन करते हैं ना, कोई बैंक के अंदर जाके लोन अकाउंट ओपन कराना है या सेविंग अकाउंट, तो एक एप्लीकेशन भरी जाती है। ऐसे ही एप्लीकेशन कम क्वेश्चनर होता है। इसके अंदर क्या है, एप्लीकेशन में क्या है, जस्ट आपको अपनी फर्म की ब्रीफ डिटेल देनी पड़ेगी कि भाई फर्म का नाम ये है, इसका एड्रेस ये है, इसका एस्टैब्लिशमेंट ये हुआ, एफआरआई नंबर ये हुआ। तो इन सभी बातों को धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या है, जब जनरल इन्फॉर्मेशन सारी दे दोगे तो इसके अंदर क्या है, पार्ट ए और पार्ट बी 2 होते हैं। तो पार्ट ए के अंदर आपको क्या देना पड़ेगा, इसके अंदर क्या है एप्लीकेशन समेत इसमें 22 पॉइंट होते हैं टोटल। कितने होते हैं, 22 पॉइंट्स। और इसके अंदर एक क्वेश्चनर भी होता है। अब 22 पॉइंट्स के अंदर होता है क्या है, पहले तो बेसिक डिटेल आएगी फर्म की, फर्म का नाम वगैरह क्या है, इसका एफआरआई नंबर वगैरह, इसका एड्रेस वगैरह, ये सारी डिटेलें आती चली जाएंगी। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद फर्म का रेवेन्यू भी आ जाता है, 3 साल का रेवेन्यू मांग लेते हैं। अगर 3 साल का ऑडिट कराना है, आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये पीर रिव्यू वगैरह है,
आप पे मतलब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है या वॉलंटरी कराना चाहते हो तो आपको बताना पड़ेगा। दूसरा आपको ये भी बताना पड़ेगा, आप ओल्ड हो, न्यू फॉर्म हो, 3 साल हो गए हैं, जैसे आपने पहले ही पीरियड सर्टिफिकेट लिया रखा है तो उसका नंबर भी देना पड़ेगा, ये हमारा सर्टिफिकेट नंबर था, ये इतने से इतने वैलिड था, ये सभी बातों को देना पड़ेगा। अब आगे हम 3 सालों के लिए फिर अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें सारी की सारी यही बातें लिखी होती हैं। इसके अलावा आपका जैसे कि मैं बोलूँ ब्रांच वगैरह है तो ब्रांच 1 है, 2 है, 3 है, जो भी ब्रांच है उसकी पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। फिर आपको ये एक फॉर्म 18 भरा जाता है, जैसे फॉर्म बता रही है कि भाई उसमें कौन सा पार्टनर इनकमिंग हो रहा है, आउटगोइंग हो रहा है, आना जाना पार्टनर का, क्या स्टाफ है उसमें, कितना क्वालिफाइड है, अनक्वालिफाइड है, कितने आर्टिकल ट्रेनिंग वगैरह है, वो सारा ब्यौरा आपको देना पड़ेगा। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ और यही चीज़ें होंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। मैं आपको बिल्कुल 1 पॉइंट बता रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही आप ये फॉर्म का पार्ट ए भर दोगे, इसके अंदर फिर क्वेश्चनर स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चनर में क्या है, कुछ मैं बोलूँ बेसिक डिटेल वगैरह ये सारी चीज़ें होने के बाद क्या है आपका वही सारी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर क्वेश्चनर में। तो ये मेरे हिसाब से पार्ट ए बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब मैं बात करूँगा पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर भी है ना कुछ होता नहीं है, आपके एथिकल क्वेश्चंस वगैरह सारी चीज़ें हो जाएंगी, लीडरशिप वगैरह। जैसे आपको बोल दिया जाएगा कि भाई फॉर्म्स के अंदर चेकलिस्ट प्रॉपर बनाई जाती है, क्लाइंट के लेटर वगैरह होते हैं, या पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट पूरा अच्छे तैयार होता है, या कौन आपके काम को चेक करता है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीनियर पार्टनर वगैरह। तो ये एक नॉर्मली आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, इसमें कोई हाई नहीं है। और आजकल तो यार सबसे बढ़िया AI टूल ChatGPT पे डालो और सारा कुछ आपको वो दे देगी, बस उसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर दो और उसको कॉपी पेस्ट कर दो। आज के टाइम में सारी फर्में जो भी पीयर रिव्यू करा रही हैं वो सब यही कर रही हैं। ChatGPT पे मारा क्वेश्चन, वो आंसर देगी, उसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया, कॉपी पेस्ट कर दिया। रियल में कौन इतना लिखने और न बैठेगा, ये पहले मैनुअली होता था। आगे जाके मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर जो एक एनेक्सर भरा जाता है, ये मैं फॉर्म 1 की ही बात कर रहा हूँ, एप्लीकेशन का क्वेश्चनर की। एनेक्सर ही जो इसके अंदर सबसे बढ़िया एनेक्सर है। एनेक्सर के अंदर क्या होता है, वो इस एप्लीकेशन में ही पूछ लेते हैं कि क्लोज होता है 20A से लेकर 20K तक, मतलब जैसे लिस्टेड कंपनी के आपने स्टैट्यूटरी ऑडिट वगैरह बैलेंस शीट बनाई है, उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिएगी, इंश्योरेंस कंपनी की करी है या बैंक ऑडिट की करी है, बैंक के ब्रांच ऑडिट किए हैं जो स्टैट्यूटरी ऑडिट करने जाते हैं, इन सभी की डिटेल आ जाएगी। फिर लास्ट में आता है कि लास्ट में अदर 22K। अब इसके अंदर क्या है, आपकी जो छोटी मोटी कंपनियां होती है जो अदर दैन अब मतलब ऊपर के क्लोज खत्म होने के बाद जो बचे वो सारे इसमें होते हैं, मतलब मेनली डिटेल इसमें ही बनती है। इसके अंदर क्या होता है, एक एक्सेल की डिटेल होती है, मतलब एक्सेल की टेम्पलेट आप डाउनलोड करो ICAI की साइट से। उसके अंदर क्या होता है, आपसे पार्टी का नाम पूछ लेंगे और आपको क्या है जितने पीरियड का आप रिव्यू कराना चाह रहे हो उतने ही पीरियड का आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेल के अंदर पूरी यूडीन वाइज, पार्टनर वाइज उनकी डिटेल देनी पड़ेगी, ईयर वाइज। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बैलेंस शीट साइन करी सितंबर के अंदर आके, सितंबर 25 में, मतलब मैंने जिस साल साइन करी उस साल के ईयर को पकड़ना है आपको। मतलब मैंने 25-26 में साइन करी, कब की, 24-25 की, तो मैं जो टेम्पलेट में लिखूँगा फाइनेंशियल ईयर 25-26, लेकिन मेरे को ब्यौरा किसका देना पड़ेगा, उसमें 3 ब्यौरा आते हैं, 3 डिटेल आती है, कौन सी, फर्स्ट नेटवर्क की, सेकंड टर्नओवर की और थर्ड बोरोइंग्स की। बस ये डिटेल जानी है। जिसके हम स्टैट्यूटरी ऑडिट वगैरह कर रहे हैं, टैक्स ऑडिट वगैरह कर रहे हैं, सिर्फ उसी केस में जाएगी। बैंक ऑडिट के केस में नहीं जाती, स्टॉक ऑडिट के केस में नहीं जाती, कोई सर्टिफिकेट साइन कर रहे हैं उसमें कोई डिटेल नहीं जाती, सिर्फ टैक्स ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट के केस में जाती है, ऑडिट के केस में। तो हमने क्या करा भाई, पार्टियों का नाम वगैरह बता दिया, यूडीन नंबर नहीं लिखने होते हैं लेकिन आपको यूडीन वाइज आपको डिटेल देनी है। तो एग्जांपल बताया था मैंने, फाइनेंशियल 24-25 के साइन करी 25-26 में, तो 25-26 लिखा जाएगा फाइनेंशियल ईयर, लेकिन हम डिटेल दे रहे हैं 24-25 की बैलेंस शीट की। तो ध्यान रखना इसके अंदर जो यूडीन आपने कौन से साल में जनरेट करे, साइन करी बैलेंस शीट, उसी साल की ही डिटेल जाती है, बट डिटेल देनी होती है उससे पिछले साल की जिसकी साइन करी होती है। तो इसलिए मैं इसमें जोर दे रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, इधर ही बंदे कन्फ्यूज़ होते हैं। जब ये सारी डिटेल आप बना लोगे तो बनाने के बाद लास्ट में आपका जो सीनियर पार्टनर है जो वो साइन करेगा इसको, और साइन करने के बाद
आईसीआई को ये एप्लीकेशन वाया मेल चली जाएगी और आईसीआई आपसे क्वेश्चन भी करेगा कि उसके अंदर फॉर्म एप्लीकेशन जो भरी थी कि भाई आप अपने सिटी के आसपास से लोकल चाहते हो रिव्यूअर या फिर आउटसाइड सिटी चाहते हो। तो ये तो अंडरस्टूड है, सब बंदे लोकल ही चाहेंगे ताकि थोड़ी जान पहचान भी निकल जाए, थोड़ा स्मूथली काम हो जाता है ऑडिट में। तो ये मैंने पूरी प्रोसेस बताई फॉर्म 1 के पार्ट ए बी, इसके अंदर क्वेश्चनर की, एनेक्सर की। अब बात आती है कुछ कंपनियां जो लिस्टेड वगैरह की ऑडिट कर रही हैं, लिस्टेड कंपनियों की, तो उनके लिए या थोड़े से कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया हैं, उनको पूरा करने पे AQMM ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल, ये वर्जन 2 ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि भाई आपको ये भी भरना पड़ेगा। ये कुछ नहीं होता, इसको भी बता देता हूँ मैं आपको। पार्ट सी इसको बोला जाता है। फॉर्म 1 का पार्ट ए भी बता दिया था। पार्ट सी क्या होता है, ये एक्सेल की एक चेकलिस्ट होती है, उधर आपको अपने नंबर देने होते हैं, आपको सेल्फ इवोल्यूशन करना पड़ता है कि भाई खुद देखना होता है कि हम ये पॉइंट कवर करते हैं तो ये नंबर दे देते हैं, दे देंगे। उसके बाद आपने सेल्फ नंबर दे दिया, स्कोर कर दिया, फिर आप ऑडिटर भी स्कोर करेगा। बेसिकली क्या है, दोनों के स्कोर सेम ही होते हैं। अगर डिफरेंट हो गए तो क्या है, जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन देनी पड़ जाती है ऑडिटर को, तो वो सेम ही स्कोर देता है आपको। तो इस चीज़ से आपका लेवल भी हो जाता है कि भाई आप इतने % नंबर ला रहे हो, स्कोर ला रहे हो, तो आपका क्राइटेरिया ये है। तो मैंने आपको फॉर्म 1 का पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी भी बता दिया। तो ये सारी प्रोसेस हो गई। अब आपने भर के दे दिया आईसीआई को। अब आईसीआई क्या करेगा, फिर आप रिव्यूअर के 3 आपको रिव्यूअर के नाम देगा, उसमें से आपने एक सिलेक्शन कर दिया। अब क्या करेगा, जो रिव्यूअर था जिसको सिलेक्शन हुआ उसने फॉर्म 2 भरेगा आपको। वो क्या भरेगा, फॉर्म 2 बोलते हैं एक्सेप्टेंस कम डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये भरेगा, वो मतलब लिख के देगा कि भाई मैं ऐसे हूँ, मैं आपका रिव्यूअर हूँ और मैं ये बोलता हूँ कि भाई आपका जो भी काम करूँगा उसको कॉन्फिडेंशियल रखूँगा, आपकी प्राइवेसी कहीं भी लीक नहीं करूँगा, कोई भी क्लाइंट के बारे में नहीं बताऊँगा किसी को। दूसरा आईसीआई को बोलता है कि भाई मेरा इस फर्म के साथ कोई भी लेना देना नहीं है और मैं कहते हैं अपना जो भी काम करूँगा निष्पक्ष रूप से करूँगा, मेरा कोई भी प्राइवेट इंटरेस्ट नहीं होगा, मैं ऑडिट करूँगा बिल्कुल बढ़िया करूँगा। ठीक है। तो जब ये फॉर्म 2 वगैरह दे देगा तो फिर उसके बाद क्या प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। फिर वो क्या करेगा भाई, चेक करेगा आपके सारे काम को, देखेगा आपने जो यूटिलिटी लिस्ट बनाई थी उसमें से सैंपल लेगा। फिर एक फॉर्म 5 करके होता है। फॉर्म 5 में क्या है, आपको मतलब वो भरने सब ऑनलाइन होते हैं, आईसीआई को जाते हैं, उसमें लिखा होता है नोटिस बाय पी रिव्यूअर फॉर विजिटिंग द ऑफिस ऑफ द प्रैक्टिस यूनिट। आपको इस फॉर्म की तरह एप्लीकेशन की तरह आपको बताएगा कि भाई मैं ऐसे आपके प्लेस पे आ रहा हूँ और आप ऐसे पार्टियों के सैंपल तैयार रखना, मैं उसको देख भी सकता हूँ। दूसरा उस टाइम जो भी हो जाता है चेक कर लेता है। अगर आपको उसको लगता है रिव्यूअर को कि नहीं मेरे को और भी क्वेश्चनिंग करनी है या कुछ रह गया है, तो उसके लिए आपको वो फॉर्म 6 आपके नाम पे इशू कर सकता है, फिर आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। इसके बाद क्या है, अगर मैं बताऊं, जब वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, आप सारे बता देते हो, तो लास्ट में एक फॉर्म आता है फॉर्म नंबर 9। इसी को ही ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जब रिव्यूअर सारा काम कर देता है, आपकी सारी चीज़ें चेक कर देता है, तो वो बेसिकली मैं बोलूँगा कि जो भी सैंपल तैयार करो फुल फ्लैज हो, उसके अंदर सारे सेट लगे हो, बैलेंस शीट के, टैक्स ऑडिट के, जीएसटी की, जो भी आप क्लाइंट के पॉइंट पे जो भी असाइनमेंट आपने ले रखा है तो उसका फुल फ्लैट रिकॉर्ड लगा होना चाहिए। और जितने पीरियड का रिव्यू कर रहे हो तो उतना तो 3 साल के लिए, 2 साल के लिए जो भी पूरा रिकॉर्ड लगा होना चाहिए। अब बात करता हूँ मैं फॉर्म 9 की। फॉर्म 9 के अंदर क्या है, पूरी ऑडिट रिपोर्ट होती है। ये ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है भाई, इसके अंदर ना एक लेटर होता है, वही फॉर्म्स के अंदर लेटर बता दिया जाता है कि भाई मैं ये मेरी ऑडिट मैंने इस प्रैक्टिस यूनिट की कर दी है, अब मैं बता रहा हूँ आपको, एक एनेक्सर लगा के दे रहा हूँ। इस एनेक्सर में कुछ नहीं है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसके येस और नो में जवाब देने होते हैं। दूसरा, जो भी आप लिस्ट अटैच करोगे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट की, उसको सीरियल वाइज में डिनोट करना होता है, जैसे इंडेक्स होता है। उसके बाद एनेक्सर 2 होता है, उसमें भी एथिकल क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, छोटे मोटे, वो आप आंसर दे दोगे। एनेक्सर 3 वही AQMM होता है। और दूसरा, इस ऑडिट को स्टार्ट करने से पहले कोई प्रीलिमिनरी रिपोर्ट, कोई प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करी हो तो उसकी भी रिपोर्ट साथ में अटैच कर दी जाती है। तो ये सारा का सारा एक फॉर्म नंबर 9 के साथ पूरी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के बाद, पूरा सेट बनाने के बाद, सैंपल वगैरह जो भी होते हैं टेस्टिंग करने के बाद आईसीआई को रिव्यूअर भेजता है। और भेजने के बाद रिव्यूअर क्या करता है,
मतलब भेजने के बाद ICAI भी फिर एक्शन लेता है, उसको वेरीफाई करता है। वहाँ पर बैठी हुई टीम को लगता है कि रिव्यूअर ने प्रैक्टिस यूनिट की ऑडिट ठीक करी है या काम सही किया, तो उसकी टेस्टिंग के लिए कुछ क्वेरी भी रेज कर सकता है और नहीं भी। मैंने देखा है कुछ केसेस के अंदर जो हमने एक फर्म का पीयर रिव्यू कराया था, वहाँ कोई क्वेरी जनरेट नहीं करी ICAI ने, सीधा सर्टिफिकेट इशू कर दिया पीयर रिव्यू। बेसिकली वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, कुछ केसों में कम भी हो सकता है। और फिर उसके बाद क्या है, जब ICAI कुछ क्वेरी रेज करता है तो उनको उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। फिर वो भी एक्सप्लेनेशन करने के बाद फिर लास्ट में क्या है, जैसे ही ICAI की टीम सेटिस्फाई होती है, सारे सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स को मिल जाते हैं, फिर लास्ट में वो एक पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट प्रैक्टिस यूनिट के नाम का जनरेट कर देती है। तो ये हुई पूरी फुल प्रोसेस, मैंने आपको बता दी। अब इसके अंदर मैं बता दूंगा कुछ फॉर्म 4 एंड फॉर्म 10 होते हैं, ये ऑफिस यूज़ के लिए होते हैं, और फॉर्म 5 बता दिया मैंने, फॉर्म 6 भी बता दिया। फॉर्म 7 कई बार क्या होता है कि पीयर रिव्यूअर और जो प्रैक्टिस यूनिट है वो आपस में इतना मतलब काम कर रही होती है, तो उनको लगता है कि यार अभी टाइम थोड़ा सा और टाइम लगेगा, तो एडिशनल टाइम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उसके लिए ICAI को लेटर लिख देती है इस फॉर्म्स के थ्रू, तो थोड़ा सा और टाइम की नीड है ऑडिट पूरे होने में। उसके बाद तो मेरे ख्याल से फॉर्म 8 बचता है। फॉर्म 8 तो ये होता है कि कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि पीयर रिव्यूअर का जो पीयर रिव्यू मतलब प्रैक्टिस यूनिट का जो पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट है उसका टाइम लैप्स हो जाता है, लेकिन उनको लगता है यार इसके लैप्स होने से क्या हो जाएगा कि हमारे कुछ क्लाइंट के लिए हम एलिजिबल नहीं रहेंगे ऐसे स्टैट्यूटरी ऑडिट साइन करने के लिए, और उनके कुछ ऐसे रीज़न भी होते हैं कि भाई कुछ स्पेसिफिक रीज़न है फॉर्म 8 के अंदर कि भाई इस एक्चुअल केस में ही एक्सटेंशन मिलेगी, तो इस तरीके के कुछ केस होते हैं। तो उस एक्सेप्शन के केस में जाके एक प्रैक्टिस यूनिट डिमांड कर सकती है ICAI से कि भाई हमारे सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है वो प्लीज़ थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो वो ये चीज़ें तो मैं इसका करेक्ट कर देता हूँ। मैंने आपको फॉर्म 1 का पार्ट A पार्ट B बताया, इसमें एनेक्सर भी बताया आपको कैसे भरते हैं, फॉर्म 2 भी बताया, फॉर्म 3 भी बताया, फॉर्म 4 और 10 क्या होता है ऑफिस के लिए होता है, 5 भी बता दिया, 6 भी बता दिया, 7 भी, 8 भी, और 9 क्या होता है ऑडिट रिपोर्ट होती है। तो आज मैंने पीयर रिव्यू का फुल फ्लैश आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, और मुझे लगता है ये वीडियो आप देखो ज़्यादा बड़ी भी नहीं बना सकता, और ये वीडियो आपके लिए प्रोडक्टिव भी रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी और आपको नॉलेज मिली होगी तो मैं रियल में कहना चाह रहा हूँ, इसके अलावा पीयर रिव्यू में कुछ नहीं होता है। मैंने एक बार नहीं 3 बार करा चुका हूँ, तीनों बार का क्रक्स बना के मैंने आपको शॉर्ट वीडियो बना के आपको दिया है, तो ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगी। और मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, आप लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, थोड़ा मोटिवेशन भी रहेगा, और इसी तरीके का रियल प्रैक्टिकल कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा, और आप हमारे साथ हमेशा बने रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी जो प्रैक्टिस यूनिट के मेंबर हैं उसकी नॉलेज अपडेट हो सके और उनको नॉलेज मिल सके कि पीयर रिव्यू एक्चुअल में कराते कैसे हैं और पीयर रिव्यू ऑडिट होती कैसी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।